नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के एक पॉपुलर बैंक का, जिसका नाम है यस बैंक। मैं पॉपुलर इसीलिए बोला हूँ क्योंकि इस कंपनी का प्राइस, अगर बहुत पुराना आप इन्वेस्टर है तो आपको पता है इस कंपनी का प्राइस एक टाइम 400 के ऊपर चल रहा था और उसके बाद कंपनी 4 रुपये तक भी आ गया था। तो 400 से 4 रुपया, तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक लेके आए थे, और सिर्फ एक ही कारण के वजह से, वो है मैनेजमेंट। तो इसका मैनेजमेंट इतना बुरी तरीके से इस कंपनी का हालत खराब किया कि सिर्फ 400 से सिर्फ 4 रुपया आ गया था। और सोचिए इन्वेस्टर का हालत पूरा का पूरा बिगड़ चुके थे। तो इस कंपनी के ऊपर अभी जो मैनेजमेंट है, अभी जिस तरीके से कंपनी को फिर से रिकवरी किया गया है, जिस तरीके से कंपनी को फिर से स्टेबल किया गया है, तो उस हिसाब से कंपनी फिर से एक मैसिवली ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये मेरा खुद के ओपिनियन है। आप इस पूरा वीडियो को देखिए, तभी आपको पता चलेगा मैं क्यों बता रहा हूँ। साथ ही साथ कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में मुझे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिला, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक नया टेक्निकल स्ट्रेटजीज को सीखना है, जानना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मेरे वीडियो के अंदर हमेशा आपको नया कुछ सीखने को मिलता है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है। आप अगर काम करना चाहते हैं तो एक बार आपके रिस्क के हिसाब से आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के ऊपर काम करने से पहले कुछ पॉइंट्स को जरूर चेक करता हूँ। जैसे देखिए, अगर मैं सेक्टर वाइज देखूं तो बैंकिंग सेक्टर में कंपनी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर मैं सारे बैंकिंग कंपनीज के पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखूं, तो टोटल प्राइवेट बैंक हो चुके हैं 29, और उनमें से टोटल एवरेज निकल कर है 11, और कंपनी का पी रेशियो है 34। बाकी कंपनीज का पी रेशियो में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 19%, एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक 18%। तो इस तरीके से सिचुएशन है। उस जगह पे येस बैंक का पी रेशियो बहुत हाई है। चलो कोई बात नहीं, मगर मुझे अच्छा पॉइंट यहाँ पे लगा कि सारे कंपनीज में मिलाकर, कुल मिलाकर जो एवरेज निकल कर रहा है मीडियम 17 के आसपास है, और कंपनी के खुद के पी रेशियो 15 के आसपास है। तो सोचिए 15 का पी रेशियो, सॉरी माफी चाहता हूँ, 15 का सेल्स का ग्रोथ और एवरेज सेल्स का ग्रोथ 17। तो कंपनी ने ग्रोथ कहाँ पे दिखाया? प्रॉफिट में। देखिए प्रॉफिट में एच डी एफ सी बैंक 6%, आईसीआईसी 18%, कोटक 13%, एक्सिस 19%, आईडीबीआई बैंक 34%। उस जगह पे यस बैंक 147% का मैसिवली प्रॉफिट ग्रोथ जम किया। तो एक बिग अचीवमेंट है यस बैंक के लिए। और ये बिग अचीवमेंट कहाँ से हुआ, किस तरीके से हुआ, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर क्वार्टरली रिजल्ट में आपको देखूं, लेके जाऊं, तो आप देख सकते हैं सेल्स का जो आंकड़ा है वो हर साल बढ़ते चले गए, और इस बार कंपनी हाईएस्टली सेल्स को जनरेट किया, और इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किया क्योंकि कंपनी के पास कर्जा भी अच्छा खासा था, और एक्सपेंस भी कंपनी का हुआ। सब कुछ मिलाकर कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है, अगर मैं आदर्स इनकम को भी इसके साथ जोड़ दूं, तो कुल मिलाकर जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है 229 करोड़ से सीधा सीधा 567 करोड़। तो यहाँ से एक मैसिवली कंपनी के ऊपर जंप देखने को मिला, दुगना से भी ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो आप ध्यान से देखेंगे कि कंपनी पिछले सालों में 229 करोड़ का प्रॉफिट किए थे। उससे पहले, उससे पिछले सालों में 160 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और उससे भी पहले अगर देखूं तो करीबन 223 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब सीधा सीधा प्रॉफिट दुगना से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो ये तो सबसे पहले एक गुड पॉइंट्स जरूर है। दूसरा पॉइंट्स ये भी है कि एक टाइम कंपनी के एनपी आप देख सकते हैं 5.5%, 5.5%, 4.5%, इस तरीके से कुछ 3.5% एनपीए हुआ करता था। किसी बैंकिंग के लिए, किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए नेट एनपीए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी इस चीजों को मैं आपको सिंपल भाषा से समझाऊं। मान के चलिए एक बैंक है, वो 3 व्यक्ति को लोन दिया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हर व्यक्ति को 100 रुपीज करके लोन दिया, और बैंक ने कहा कि 10% इंटरेस्ट मुझे लगेगा। मतलब सारे व्यक्ति को 10% करके इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 110 रुपया करके वापस देना होगा। तो बैंक के पास कितना आने वाला है? करीबन करीबन 330 रुपीज आना चाहिए था। मगर हुआ कुछ ऐसा, फर्स्ट व्यक्ति ने लोन पेमेंट किया, सेकंड व्यक्ति ने भी लोन रिटर्न किया, तो दोनों व्यक्ति ने रिटर्न किया, 220 रुपीज रिटर्न हो गया। मगर थर्ड व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं आपको 80 रुपये ही दे सकता हूँ, बाकी रुपीज मैं आपको नहीं दे सकता, इंटरेस्ट भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा जो बिजनेस था वो बंद हो चुके हैं।
तो बाकी 80 रुपीज बैंकिंग को मिला। तो कुल मिलाकर कितना मिला? करीबन 300 रुपीज। बैंकिंग के चाहिए कितना था, मतलब मिलना कितना था? 330 रुपीज। ये जो 30 रुपीज नहीं मिला, इसी को कहा जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो एसेट कंपनी ने दिया था, उस एसेट कंपनी उठा नहीं पाया। तो इसी इसी चीजों को डिफॉल्ट भी, बैड डेब्ट भी कहा जाता है और प्रोविजन भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से टर्म्स चीजों के हिसाब से देखा जाता है। मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझा चुका हूँ। तो बेसिकली इस एनपी जितना कम होगा, आप देख ही सकते हैं, जितना पैसा मार्केट से वो कम मतलब ज्यादा उठा पाएंगे, तो उतना ही बैंकिंग के लिए खास रहेगा। तो एनपी जितना कम होगा, तो वही बैंकिंग के लिए खास रहेगा। तो आप देख सकते हैं, लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी के एनपीए 1% से सीधा सीधा 0.50 हो चुके हैं। मतलब एनपीए को बहुत हद तक कम किया है। तो मैंने क्या कहा, इस कंपनी का हालत खराब कर दिया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन था? राणा कपूर जी। तो राणा कपूर जी आप जाकर गूगल में सर्च कर लेना। चलो, आप सीधा सीधा यस बैंक राणा कपूर फ्रॉड लिखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जो ईडी डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया था राणा कपूर जी के ऊपर, और वो भी कब? कोविड के टाइम में। कोविड के टाइम में इस कंपनी के ऊपर राणा कपूर जी के ऊपर एक आरोप लगा कि टोटल देखा जाए तो 466.51 करोड़ का बैंक फ्रॉड किया है। तो सोचिए, इस तरीके से बैंक फ्रॉड अगर मैनेजमेंट ही करे, तो उस कंपनी का हालत क्या हो सकता है? आप सभी जानते हैं येस बैंक का हालत कहाँ से कहाँ तक हो चुके हैं। अगर मैं येस बैंक का एक बार शेयर प्राइस का चार्ट एक बार आपको दिखा दूं, तो आपको क्लियर कट अंदाजा लग जाएगा। मैं 5 साल के डेटा दिखा दूं, देखिए एक टाइम इसका प्राइस कितना था और आज कहाँ पे है। मैं मैक्सिमम में एक बार दिखा दूं, देखिए इसका हाईएस्टली प्राइस कितना था, ऑलमोस्ट 400 के आसपास। और उसके बाद कोविड के टाइम में 4 रुपये तक आ गया था, और उसके बाद फिर से वो रिकवरी करके आज, और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 19 रुपीज है। जब आप वीडियो देखेंगे शायद चेंज हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ सारी चीजों को समझना होगा। ये कभी कभी कुछ खराब कंपनी भी फिर से रिकवरी कर सकते हैं, अगर उसका मैनेजमेंट सही हो। तो यहाँ पे डेटा अच्छा देखने को मिले। अगर प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ साल भर की देखूं, तो देखिए किस तरीके से कोविड के टाइम में, देखिए कोविड के टाइम में जब राणा कपूर जी का केस सामने आया, तब उस टाइम भारी भरकम लॉसेस झेलना पड़ा। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके उसको रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। पहले बैंक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा था, इसीलिए उस टाइम कंपनी रॉकेट की तरफ भाग भी रहे थे। उसके बाद हालत खराब हो गया। अब देख सकते हैं लास्ट 3 इयर्स में कंपनी ने फिर से खुद को रिकवरी किया। सेल्स ग्रोथ भी बढ़ा, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़े। और करेंटली जो ईयर चल रहा है, वहां पे सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तेजीली एंड स्मूथली ग्रोथ किया। अभी देखिए कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट को देखे, तो कंपनी के ऊपर जो मतलब बोरिंग्स है, वो इस बार हाईएस्ट लिया गया। तो जितना ज्यादा बोरिंग्स लेंगे, उतना ज्यादा वो लोन दे पाएंगे, उतना ज्यादा वो इंटरेस्ट कमा पाएगा। और इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट फील किया है। देखिए पहले तो एफएस के पास 12% होल्डिंग था, आज देखिए 27% है। और डीएस के पास 43% था, उन्होंने कुछ क्वांटिटी को बेचा। और पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग था, वो क्वांटिटी सेल ऑफ किया गया। तो सीधा सीधा कहूँ कि एक इंस्टीट्यूशन ने बेचा, दूसरा इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी किया। मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिला है। अभी इस कंपनी का दिक्कत वाला बात कहाँ पे है? देखिए सारे पॉइंट्स तो पॉजिटिव देखने को मिला है, कुछ पॉइंट दिक्कत है, जैसे आरओसी एंड आरओई में कुछ खास ग्रोथ है नहीं। वैल्यूएशन कंपनी का सबसे हाईएस्ट है। हाँ, फिर भी मैं कहूंगा कि कंपनी का अगर खुद का 5 साल की पीरी से देखूं, तो कंपनी का करेंटली पीरी से चल रहा है 33, और कंपनी के एवरेज 5 साल की पीरी से 48। मतलब यहाँ पे भी सस्ता हुआ। तो खुद के हिसाब से सस्ते हुए, मगर इंडस्ट्रीज वाइज कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। तो इस हिसाब से कंपनी में लगातार एक करेक्शन का माहौल देखने को मिला। अगर चीजों को मैं समझूं, चीजों को मैं आपके साथ डीपली शेयर करूं, तो मुझे एक स्ट्रेटेजीज यहाँ पे देखने को मिला, वो है 52 वीक हाई एंड लो का स्ट्रेटेजीज। तो 52 वीक हाई एंड लो का स्ट्रेटेजीज मुझे कहाँ पे मिला? तो देखिए इंडिकेटर में आपको जाना है, आपको यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है 52 वीक का हाई लो स्ट्रेटेजीज। याद रखिएगा, ये जो नेम है, ये जो नेम है, इस नेम को आपको ऐड करना है। इस नेम के कैटेगरीज में 52 का हाई लो स्ट्रेटेजीज को ऐड करना है, और वो भी आपको ट्रेडिंग व्यू में ही ऐड करना पड़ेगा, दूसरे ऐप्स में आपको नहीं मिलेगा। शायद मिल सकता है, मैंने चेक नहीं किया। तो मैंने एक दो मतलब ऑप्शन चेक किया, एक दो अलग अलग प्लेटफॉर्म में चेक किया, तो मुझे देखने को नहीं मिला। कोई बात नहीं, आपको ट्रेडिंग व्यू में फ्री ऑफ अकाउंट हो जाएगा ओपन, तो जाकर आप चेक कर सकते हैं। देखिए स्ट्रेटेजीज का रूल्स मैं किस तरीके से फॉलो करता हूँ। ऊपर है 52 का हाई का स्ट्रेटेजीज और हाई का लाइन, और नीचे है 52 वीक का लो का लाइन। तो जब भी शेयर इस तरीके से नीचे आकर
लो को टच करेगा तब मेरा अपॉर्चुनिटी बनेगा, और इसी लाइन जब ऊपर जाकर 52 हाई को टच करेगा तब मेरा एग्जिट पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट एंट्री हो चुके हैं, टच तो कर चुके हैं। तो अभी मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में करेक्शन माहौल है, तो उस कारण के वजह से भी गिर रहा है। साथ ही साथ क्वार्टर थ्री का भी रिजल्ट आने वाला है, उसका सिचुएशन भी देखना है। तो क्या इस स्ट्रेटेजीज में दम है? तो चलो इस दम के बारे में दिखाने से पहले आपको स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, ध्यान से देखना, आपको चीजों को मैं समझा इसीलिए रहा हूँ क्योंकि आप सीख कर काम करेंगे तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली उस टाइम फंडामेंटल को चेक करना है। ऐसे नहीं कि स्ट्रेटेजीज ने एक्टिव हो गया तो काम कर लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं। उस टाइम फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, जैसे यहाँ पे भी टच हुआ था और उसके बाद सीधा सीधा जाकर यहाँ पे फाइनली क्लोजिंग हुआ। तो अगर मैं इस टोटल पॉइंट ऑफ डेटा को देखूं तो कितना दिन लगा? तो टोटल 241 डेज लगा और 34% का गेन मिला। तो सोचिए, एक साल भी नहीं हुआ, अराउंड 8 मंथ के आसपास हुआ। तो 8 मंथ में 34% का गेन कोई छोटा मोटा गेन तो है नहीं। उसके बाद अगर मैं और भी कुछ डेटा देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रैटेजीज यहाँ पे भी एक्टिव हुआ था। मगर उस टाइम कोविड था और उस टाइम राणा कपूर जी का टाइम था, तो इस टाइम स्ट्रैटेजी में यूज करना गलत होगा। मगर आप अगर राणा कपूर जी के जो क्रैश टाइम आया उससे पहले अगर डेटा को देखें तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे भी सेम टू सेम स्ट्रेटेजीज यहाँ पे मिले, और एंट्री पॉइंट से मैं अगर एग्जिट पॉइंट तक देखूँ तो देखिए 288 डेज 92% का गेन मिला। उससे पहले भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। अगर वहां पे भी देखूँ तो यहाँ पे देखिए तो फटाफट कंपनी जंप किया और मैसिवली जंप किया। कितना? 47% से 31 डेज में। उससे भी पहले देखे तो कंपनी इसके ऊपर और भी एक स्ट्रेटेजीज यहाँ पे मिलेगा। देखिए, एक्चुअली स्ट्रेटेजीज यहाँ से स्टार्ट हुआ। ध्यान रखिएगा, पहले जो स्ट्रेटेजीज बनेगा उसी से आपको देखना पड़ेगा। तो वहां से लेकर मैं अगर यहाँ तक देखूँ तो 22% का रिटर्न मिला 468 डेज में। तो यहाँ पे इस तरीके से जब भी कोई स्ट्रेटेजीज बनता है, मैं दो रूल्स को फॉलो करता हूँ। पहला जो एंट्री बना था उस एंट्री से टारगेट जहां तक होगा वो तो ठीक बात है, और एंट्री पॉइंट से अगर मुझे 20% और भी करेक्शन दिखे, मतलब 20% और भी अगर करेक्शन दिखे तो मैं उस जगह पे फिर से कुछ डिसीजन लेता हूँ। जैसे देखिए 23% क्रैश यहाँ पे हुआ था, मतलब इस जगह पे हुए थे। तो यहाँ से भी अगर मैं पॉइंट को फिर से एंट्री लूँ एवरेज के हिसाब से तो कितना मिला? यहाँ पे 50% मिला। तो दोनों चीजों का अगर मैं एवरेज करके देखूँ तो एक मिला 22% प्लस 50%, डिवाइड बाई 2 तो कितना मिला? 36% मिला। कितने दिन में मिला? पहले मिला 486 डेज में, उसके साथ टू दूसरा मिला 264 डेज में। तो डिवाइड बाई 2 मतलब एक साल के अंदर अंदर 36% का गेन मिला। तो इस तरीके से स्ट्रेटजीज को बैक टेस्टिंग करके आप देखना, स्टडी करना, उस टाइम फंडामेंटल कैसा था वो भी चेक करना है, उसके बाद काम करना है। देखिए, ये तो मेरा फर्स्ट स्ट्रेटजीज के हिसाब से मैंने आपको बताया, और इसी के बीच में मुझे दूसरा स्ट्रेटजीज भी मिला जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी करने वाला हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए एक बाइंग का स्ट्रेटजीज भी है। बाइंग का स्ट्रेटजीज का मतलब क्या है? अगर ये आप ध्यान से देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे एक बाइंग का कैंडल भी मिला। सेटिंग यहाँ से हुआ और क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का कैंडल मिला जिसका रेंज निकल के आया 39%। तो जब भी इस रेंज के बेसिस में यहाँ पे देखिए एक एंट्री बने थे और उसके बाद फाइनली फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं उसका एग्जिट पॉइंट बने। तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, इस स्ट्रैटेजीज को आपको डीपली स्टडी करके काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने आपको सारी चीज समझाने का कोशिश किया। आप प्लीज एक बार स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को अपना आप सीखना चाहते हैं, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस आप जानना चाहते हैं, और वो भी सब कुछ आपको ऑनलाइन इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगा, तो मुझे फॉलो करिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को शेयर होना चाहिए, क्योंकि उसको भी सीखने को मौका मिले। क्योंकि सीख कर काम करेंगे तो हर कोई अ, मतलब प्रॉफिट कमा पाएंगे और लॉस कम कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।